तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको पढ़ने में बहुत ही मज़ा आ रहा है इस चैप्टर को इस तरह से। तो आज भी अपन कल के ही टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो कल जो था हमारा 7th पॉइंट था, है ना। आज 8th पॉइंट पर आ गए हैं अपन, और मैंने आपको बोला था कि मैं बोर्ड को ऐसे ही रखने वाला हूँ, ऐसे ही इसको कंटिन्यू करके आगे चलेंगे। तो कल वाले में ही मैं पहले थोड़ा सा एक दो बातें आपको और ऐड करके बता देता हूँ कि कल अपन ने देखा था कि यार जो अम्ल है वो धातु से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं और लवण बनाते हैं। और सिमिलरली अपने को क्षारक के लिए भी बोला था। क्षार और क्षारक में थोड़ा सा फर्क है, वो मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे। तो यहां पर भी देखा था कि NaOH एक क्षारक था और ये जिंक है, तो ये दोनों की रिएक्शन होकर अभिक्रिया क्या होकर बन रहा है, एक लवण बन रहा है और एक हाइड्रोजन गैस बन रही है। तो इसके मैं अगर आपसे बोलूं कि यार और उदाहरण क्या हो सकते हैं, तो देखो क्या क्या उदाहरण है हमारे पास में। जैसे ये वाला बहुत सिंपल है, मतलब आपको क्या है, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेनी है और आपको मन के हिसाब से भी आप फिर वो रिएक्शन करा सकते हो। आपको बस ध्यान क्या रखना है कि यार हमें दो चीजें बनानी है, एक तो हाइड्रोजन गैस बनानी है और एक सॉल्ट बनाना है या लवण बनाना है। तो देखो लेना क्या क्या है, हमें लेना है एक कोई भी अम्ल या एसिड। तो इसका एक उदाहरण तो फिर ये भी हो सकता है कि अगर मैं मान लो HCl ले लूं तो वो भी एक अम्ल है। कैसा लेना है, हमें डाइल्यूटेड लेना है या तनु लेना है, एक ही बात है। इसमें क्या डालना है अपने को, कोई ना कोई धातु डालनी है। तो कौन सी धातु और ले सकते हैं अपन, तो अपन मान लो ले सकते हैं कि मैग्नीशियम ले लें। अगर अपन मैग्नीशियम धातु है अपने पास में, मैग्नीशियम रिबन देखा भी अपन ने, उसको जलाया भी है, तो ये भी सॉलिड होगी। तो इससे हमें क्या मिल करके बनेगा यहाँ पे, तो देखो एक तो हमें बनानी है हाइड्रोजन गैस। तो ये हाइड्रोजन गैस तो यहाँ से अलग हो गई होगी, H2, ये गैस बन के अलग हो गई। साथ साथ में हमें क्या बनाना है, एक सॉल्ट बनाना है। तो सॉल्ट कैसे बनेगा, एक तो आपका ये मैग्नीशियम और यहाँ से क्लोरीन दोनों जुड़ जाएंगे। मैग्नीशियम जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, दान देता है, और जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन लेने वाला है। तो मैग्नीशियम की जो वैलेंसी है वो +2 है, यहाँ पे -2 कह सकते हैं, 2 कह सकते हैं, सॉरी क्लोरीन की जो है -1 होती है। तो +2 -1 कुल मिलाकर के फॉर्मूला क्या बनता है, MgCl2। अभी फॉर्मूला कैसे बनाते हैं ये अपना 9th क्लास का टॉपिक है, अभी यहाँ नहीं खड़ा कर देना कि सर कैसे बनाया, क्या किया, क्यों किया। एक लास्ट बात यहाँ पे जो मैं आपको दिल से कहना चाहूँगा कि मैं ये रिएक्शंस बैलेंस नहीं किया हूँ, तो आप पॉइंट आउट मत करने लग जाना कि सर आपने बैलेंस नहीं की, बैलेंस नहीं की। करना चाहते हो तो कर लेना। हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ 1 ही है, तो यहाँ 2 लग जाएगा। क्लोरीन यहाँ पर 2 है, क्लोरीन यहाँ भी 2 हो गए। मैग्नीशियम यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, हो गई बैलेंस। तो ये 1 2 कहीं लगाना हो तो आप अपने मन से अपने हिसाब से देखते रहना। तो इसका अच्छा और भी उदाहरण हो सकता है क्या, तो हाँ बोले और भी हो सकता है। HCl ये डाइल्यूटेड लोगे आप, और इसमें अगर हम सोडियम ले लें तो सोडियम भी सॉलिड धातु है हमारी। फिर इन दोनों की अगर अभिक्रिया होगी तो पहले तो हाइड्रोजन गैस निकालोगे, फिर जैसे यहाँ MgCl2 बना था तो वैसे यहाँ पर अपने को सोडियम क्लोराइड मिल जाएगा ना, नमक अपना, वो भी किस रूप में, एक्वस के फॉर्म में मिल जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज कह रहा हूं कि ऐसे तो आप कितने भी एग्जाम्पल्स बना सकते हो ना। जैसे मान लो कि हम H2SO4 ये वाला ले लें एसिड, और इसके साथ में हम मान लो मैग्नीशियम को लेके देख लें, सोडियम को लेकर के देख लें, या जिंक को HCl के साथ लेकर के देख लें, या फिर हो सकता है एल्यूमिनियम को हम इसके साथ में लिख लें। एक बार H2SO4 के साथ लिख लें, एक बार HCl के साथ में लिख लें, कर सकते हैं अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन समझना, हमारी किताब में अगर आप नोटिस करोगे ना तो रिएक्शंस लिमिटेड दे रखी होती हैं। ऐसे नहीं कि आपको 10 रिएक्शंस लिख के बता देगा कि ये लो उदाहरण। मतलब यहां हमने हमारा लॉजिक तो लगा दिया, लेकिन हो सकता है ना कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में बहुत ज्यादा हमें प्रिकॉशन रखनी पड़े। जैसे सोडियम है, तो सोडियम को हैंडल करना बहुत मुश्किल है। उसको आप खुले में रख दोगे तो आग लग जाएगी, पानी से टच हो गया, नमी के संपर्क में आ गया तो आग लग जाएगी। तो फिर उसकी रिएक्शन जब मान लो अगर होगी HCl से, तो उसके लिए हो सकता है कि हमें कोई दाब चाहिए या कुछ हमें और मेंटेन करना पड़ेगा, या उसकी किस तरह से अभिक्रिया करानी है, तापमान कितना होना चाहिए, दाब कितना होना चाहिए, तो वो सब चीजें भी इंपॉर्टेंट होती है। इसीलिए देखो बेसिक आइडिया तो हमने लगा दिया हमारी जितनी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन सारी रिएक्शंस क्यों नहीं लिखी होती, क्योंकि उनके पीछे इतने सारे कारण होते हैं। समझ रहे हो। तो जो किताब में लिखी हुई है ना, अपने को अभी हम जिस कक्षा में हैं, 10वीं में हैं, 9वीं में हैं, तो इतना वो समझ लेना, उसको याद कर लेना, इनफ है। अब एक चीज थी यहाँ पे इस रिएक्शन में, मेरे को आपको एक बात बतानी थी कि जैसे मान लो अगर मैं NaOH मेरे पास पड़ा है, जिंक भी पड़ा है, घोल बना करके अगर मैं उसमें डाल भी दूं,
हमारा जिंक का टुकड़ा, तो भी ये रिएक्शन होने नहीं लग जाएगी। क्यों? क्योंकि इसको आपको ऊष्मा देनी पड़ेगी। ये ट्रायंगल से ऊष्मा मान लो आप, या आपको इसको क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। तो जब आप गर्म करोगे ना तो अभिक्रिया होना शुरू होगी और हाइड्रोजन गैस बनेगी, और फिर आपको उसको पॉप साउंड से चेक कराना पड़ेगा। एक छोटी सी चीज मैं आपको, ये देखो साइड में डायग्राम दिखा रहा हूं, ये डायग्राम किताब में दे रखा है अपने को। देखो अपरेटस को कैसे उन्होंने अरेंज कर रखा है, एक स्टैंड लगा रखा है, फिर स्टैंड में एक वो क्लिप होती है वो लगा रखी है, फिर उसमें उन्होंने टेस्ट ट्यूब को लगाया है, नीचे फिर बर्नर जरूरत पड़े तो लगाएंगे, फिर ऊपर कॉर्क लगी हुई है उसमें, फिर कॉर्क के ऊपर से एक पाइप निकला हुआ है पतला सा, फिर वो पाइप को वो साबुन के पानी में ले जा रहे हैं, फिर वहां पे साबुन के पानी में बुलबुले बनते हैं उस गैस के, जैसे हाइड्रोजन गैस जो यहाँ निकलेगी वो गैस उस पाइप में से होके जाएगी, वहां बुलबुले में इकट्ठी हो जाएगी, फिर वो बुलबुला जब बाहर निकलेगा तो हम उसके आगे मोमबत्ती रखेंगे तो पॉप का आवाज आएगी। हमने सीधा ही जुगाड़ किया, ऐसे पकड़ा और कर दिया। लेकिन हर बार आप ऐसे पकड़ भी नहीं सकते। क्यों? जब इस केस में मान लो आपको टेस्ट ट्यूब को गर्म करना पड़ेगा तो फिर पकड़ना भी मुश्किल है ना आपके लिए, तो फिर वो पूरा सेटअप चाहिए। या मतलब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि हमें वर्ड टू वर्ड नहीं चलना है, समझ रहे हो, हमें आइडिया को समझना है खाली। फिर उसके बाद में आप सोचोगे कि सर यहां पे तो फिर एक ही एग्जाम्पल है, सिर्फ और सिर्फ NaOH और जिंक का उदाहरण दे दिया आपने, तो और कोई क्षारक जो है वो अभिक्रिया, जो क्षार है वो अभिक्रिया नहीं करता क्या धातुओं से? तो देखो इसका उत्तर है, एक और उदाहरण हमें किताबों में दे रखा है, और वो उदाहरण है एल्यूमिनियम का, कि एल्यूमिनियम जो है वो NaOH से उसकी अभिक्रिया करा रहे, और एल्यूमिनियम सोडियम एल्यूमिनेट बनता है वहां पर हमारे पास में। तो ये जो सोडियम एल्यूमिनेट है ना, इसको लिखने के फॉर्मूलाज ही 3-4 होते हैं, और फिर केमिकल फॉर्मूला भी अजीब सा है, रिएक्शन भी थोड़ी सी अटपटी सी, तो उसको लिख भी लोगे तो आप कंफ्यूज होगे, किताब में तो है नहीं, बस उन्होंने कह रखा है कि हाँ एल्यूमिनियम की भी अभिक्रिया होगी, तो इसीलिए मैं आपको वो भी नहीं बता रहा हूँ। और इन्होंने स्पेसिफाई किया है कि जो सारे क्षारक हैं, या जो वो मतलब अलग अलग जो क्षार हैं, वो सभी धातुओं से इस तरह क्रिया नहीं करते, कुछ एक ही करते हैं। और एग्जाम में क्या क्वेश्चन होगा, मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की जिंक से अभिक्रिया लिखो, या उससे उत्पाद कौन सा बनता है, 4 ऑप्शन दे देगा, सोडियम जिंकेट, फिर आपको वहां पर दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बाद फाइनली है आज हमारा 8th पॉइंट। 8th पॉइंट क्या है? धातु कार्बोनेट व हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल से अभिक्रिया। धातु कार्बोनेट बोले तो मेटल कार्बोनेट, और हाइड्रोजन कार्बोनेट बोले तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। जो हमें किताब में एग्जाम्पल दिए हैं मैं आपको वो बताऊंगा, और उनका प्रैक्टिकल भी करेंगे साथ ही साथ में। एक चीज इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, 9th पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि अम्ल और क्षार, एसिड और बेस आपस में कौन सी अभिक्रिया करते हैं, कैसे अभिक्रिया करते हैं। गॉट इट? वो 9th पॉइंट है। ये जो 8th पॉइंट है, इसका मैं पहले ही आपको खास बात बता दूं कि ये जो 8th पॉइंट है ये हमारे पास इधर क्षारक में होता ही नहीं है। मतलब ये पॉइंट यहां तो है, यहां कुछ नहीं है। क्यों नहीं है वो सुनो, क्योंकि धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन जो कार्बोनेट है, दरअसल वो मैंने गड़बड़ लिख दी है, धातु कार्बोनेट ये धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है, यहां धातु भी आएगा, तो ये मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट पूरा ऐसे है। तो ये दोनों जो है ना, इनकी प्रकृति खुद की ही क्षारीय प्रकृति होती है, थोड़ा सा बेसिक सा नेचर होता है क्षार जैसा। तो क्षार से क्यों अभिक्रिया करेगा? समझ में आ रही बात? जैसे मतलब वो हो गया ना, एक प्लस प्लस की तरफ क्यों जाएगा, वो तो दूर होगा। रोटी से रोटी कैसे खाओगे सब्जी चाहिए ना खाने के लिए, तो इस तरह से। तो अब देखो इसका एग्जाम्पल अपन देख रहे हैं, जल्दी से यहां देखो, और मैं क्या कर रहा हूं, इस लाइन को थोड़ी देर के लिए मिटा रहा हूं, क्योंकि मैं अभिक्रिया लिखूंगा तो मुझे ज्यादा जगह चाहिएगी, लेकिन आप उसी अपने पोर्शन में कंटिन्यू करना। तो सबसे पहले हम लोग मेटल कार्बोनेट की बात कर रहे हैं, वो है हमारा सोडियम कार्बोनेट, और ये होता है Na2CO3। अब Na2CO3 हमने मान लो सॉलिड ले लिया, या इसका एक्वस में अपन ने सॉल्यूशन बना लिया। फिर क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग अभिक्रिया करा रहे हैं। किससे हमें अभिक्रिया करानी है? अम्ल से इसकी अभिक्रिया करानी है। तो हम यहां पर अम्ल ले रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और मान लो एक ऐसा ले रहे हैं हम लोग, इसको एक्वस ले रहे हैं, तनु ले रहे हैं, या तनु लिख दो इसको, क्योंकि अम्लों के आगे हमें ये लिखना ज्यादा जरूरी होता है कैसा है वो। तो ये है डाइल्यूटेड हमारा, और इसको बली सॉलिड कह दो, क्योंकि इसमें पानी है मिला हुआ, तो वो फिर अल्टीमेटली जाके उसमें मिल जाएगा। अब यहाँ क्या बनेगा हमारे पास में, तो यहाँ हमें देखने को मिलता है कि हमें
दो तीन चीजें मिलती है। क्या क्या? सबसे पहला एक बनेगा आपके पास में नमक, आपका और मेरा फेवरेट नमक। कैसे? सोडियम क्लोरीन दोनों को उठा के जोड़ दो, नमक बन गया, बात खत्म। और क्या बनेगा? और बनेगा अपने पास में पानी, H2O। कैसे? देखो, हाइड्रोजन भी है हमारे पास में, ऑक्सीजन भी है हमारे पास में। और क्या बनेगा हमारे पास में? और बनेगी हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये भी हमारे पास हो सकता है लिक्विड बन जाए, ये जो हो सकता है हमारे पास में एक्वस बन जाए, क्योंकि पानी है ना, तो हो सकता है पानी में घुला हुआ हो सकता है थोड़ा सॉलिड सा मिल जाए नीचे हमें, लेकिन बोलेंगे एक्वस ही उसको अपन, और गैस बन जाएगी। तो ये किसका उदाहरण हो गया? हमारा धातु कार्बोनेट का उदाहरण हो गया। तो बोले अच्छा सर, फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट का कौन सा है उदाहरण? तो सिंपल है, इस फॉर्मूले में बस आपको क्या चेंज करना है, क्या फेरबदल करनी है आपको? Na2 की जगह लिखना है NaHCO3। तो देखो क्या, धातु सोडियम, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऊपर क्या था? धातु कार्बोनेट। क्या करना है? फिर से हमें इसके अम्ल से अभिक्रिया करानी है। अम्ल कौन सा ले रहे हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले रहे हैं। कैसा ले रहे हैं? तनु ले रहे हैं, डाइल्यूटेड ले रहे हैं, अभिक्रिया करा रहे हैं। क्या मिलता है अपने को? NaCl मिलता है वापस से, प्लस क्या मिलता है? और हमें पानी मिलता है, और क्या मिलेगा हमें? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। तो इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं ना। जनरलाइज बोले तो हम लिख सकते हैं धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अम्ल से मिलकर के क्या बनेगा हमारे पास में? लवण, एक सॉल्ट बनेगा। और क्या बनेगा? जल बनेगा। और क्या बनेगा हमारे पास में? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो अब देखो, एक खास बात क्या है हमारे पास में आप सोच रहे होगे कि सर यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ दो हाइड्रोजन है, क्या? अरे पहले चैप्टर में पढ़ा था ना कि हमें रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। तो यहाँ बैलेंसिंग कैसे होगी? यहाँ 2 लगेगा और एक 2 आपका लगेगा यहाँ पे। तो Na2 हो जाएगा, Na2 हो जाएगा, Cl2 हो जाएगा, Cl भी 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है ऑलरेडी, और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 1 और ये 2 3 हो गए। तो ये संतुलित हो गए। नीचे वाली आई गैस संतुलित ही है, तो इसको यहाँ छोड़ते हैं। अब सुनना यहाँ पे, अब हमारे लिए इंटरेस्टिंग बात क्या है कि यहाँ कौन सी गैस निकल रही है हमारे पास में? तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको टेस्ट कैसे करें? जैसे कि कल बात थी कि हाइड्रोजन गैस को टेस्ट कैसे करें, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं हमसे कि हाइड्रोजन गैस का टेस्ट आप किस विधि से करते हैं या किस तरह से करते हैं, ऑप्शंस दे रखे होते हैं या एक्सप्लेनेशन पूछा होता है हमसे। तो मैं आपको वो बताता हूं। इसके ना मतलब 2 हम कह सकते हैं कि ठीक ठाक हमारे पास इनमें रिलायबल मेथड्स हैं। 2 तरीके हैं। कौन से 2 तरीके हैं? सबसे पहला जो सबसे ऑथेंटिक मेथड है उसके बारे में सुन लो। वो क्या है हमारे पास में कि हम लोग क्या करें, CO2 गैस को चूने के पानी से लेकर के जाएं। ये क्या है? हमारी गैस है, इसको चूने का पानी मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस। ये O बड़ा लिखना है, छोटा नहीं लिखना है अपने को, OH होल ट्वाइस। और ये कैसा लें अपन? एक्वस लें, मतलब जलीय विलयन लें इसका। तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर यह अभिक्रिया भी हम देख चुके हैं, जब वो कली करते हैं अपन दीवारों पे, मैंने आपको बताई थी फर्स्ट चैप्टर में। तो यहाँ क्या बनेगा हमारे पास में? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। और क्या बनता है हमारे पास में? पानी बनता है, और ये पानी गैस वैस बन के वाष्प होकर के उड़ जाता है। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, ये दरअसल में मार्बल, चाक, खड़िया, ये जो सब चीजें हैं हमारी किताब में भी लिखा हुआ है, देखो लाइमस्टोन लिखा हुआ है, चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, कैल्शियम कार्बोनेट के ही विभिन्न रूप हैं। तो ये चीज हमारे पास सॉलिड फॉर्म में है, और ये हमारा लिक्विड जो कि दीवारों से उड़ जाता है कली करने वाले एग्जाम्पल में। तो ये जो चीज है ना, इसका कलर होता है सफेद दूधिया। सफेद दूधिया कलर।
वही एक्सपेरिमेंट है जो हमारे जैव प्रक्रम वाले छठे चैप्टर में हमें श्वसन में बताया था कि आप क्या करो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन लो और उसमें फूंक मारो पाइप से, नलकी से, तो क्या होगा, वो कैसा हो जाएगा, दिखने में सफेद कलर हो जाएगा। तो इससे पक्का हो जाएगा कि जो गैस अंदर से आ रही है ना, वो कौन सी गैस है, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो ये तो है पहला तरीका। अब देखो दुख वाली बात ये है कि हमारे पास ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारे शहर में मिला नहीं है। तो इसका वीडियो जो है मैं बाद में बनाने वाला हूँ, थोड़ा सा दिन बाद में डाल दूंगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो दूसरा सरल तरीका है ना चेक करने का, मैं आपको वो बता देता हूँ। मतलब ये चेकिंग का तरीका मैं आपको बाद में बताऊंगा, अलग से एक छोटा सा वीडियो बना के डाल दूंगा 5 मिनट का। अभी दूसरा तरीका क्या है कि आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इकट्ठा करो और इसको फिर क्या करो, आप इसके पास में एक जलती हुई माचिस की जो है तिल्ली ले जाओ, ठीक है। तो क्या होगा, उसकी जो फ्लेम है वो बुझ जाएगी। क्यों, कार्बन डाइऑक्साइड फूंक मारते हैं तो क्या होता है, आग बुझ जाती है ना। लेकिन इस वाले तरीके में ना ड्रॉबैक है, कमी है। क्यों, क्योंकि मान लो हम अगर जोर से ऑक्सीजन ब्लो होके आए या कोई और गैस ब्लो होके आए, जैसे नाइट्रोजन गैस है, तो वो भी बुझा देगी। तो इससे ये सटीक तरीका नहीं, जो दूसरा वाला मेथड है ना, ये सटीक तरीका नहीं बताने का कि ये जो गैस बनी है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है या दूसरी। क्लियर हुई ये बात आपको। तो अभी मैं आपको ऐसे बता दूंगा, ये वाली अभिक्रिया हम कर रहे हैं, हम जो है जो दोनों में से करना चाहें अभिक्रिया कर सकते हैं, दोनों की दोनों भी दिखा सकता हूं मैं आपको। तो आ जाओ, अब अपन एक बार ये रिएक्शन कर लेते हैं। तो देखो ये है अपने पास में सोडियम कार्बोनेट, थोड़ा ही है मेरे पास में, ज़्यादा नहीं है। और ये हमारे पास में एक डब्बा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके बारे में अपने को और डिटेल में पढ़ना है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या, ये मैं तो वैसे केमिस्ट्री की दुकान से लाया हूँ, केमिस्ट्री के इक्विपमेंट्स वाली, लेकिन ये असल में खाने का सोडा होता है, जिसको बेकिंग पाउडर बोलते हैं ना अपन, खाने का सोडा। इसके बारे में पढ़ेंगे आगे अपन, वही मतलब अपनी रसोई में भी मिल जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है अपने को। तो इसका क्या कर रहा हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा सा, दोनों पाउडर जैसे ही है ना, वाइट पाउडर है, उसमें कोई ऐसी वो खास बात नहीं है। इसको थोड़ा ये स्पैचुला से, ये जो चम्मच है ना, इससे निकाल करके ले रहा हूँ मैं। और क्योंकि ये रिएक्शन बहुत ही जल्दी हो जाती है और मैं आपको अच्छे से दिखाना चाहता हूँ, तो मैंने लाइट्स जो है ना बंद कर दी, ताकि आपको वो जो माचिस जो जलेगी ना, मतलब वो बुझते हुए अच्छे से दिख जाए। तो देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें डाइल्यूट जो अपना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो डाल रहा हूँ, और सीधा जल्दी से मैं फटाक से इसको अंगूठे से बंद करूँगा और आपको जल्दी से दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये रिएक्शन हो गई है काफ़ी यहाँ पे, और गैस भी इकट्ठी होने लग गई है अंगूठे पे, मैं महसूस कर पा रहा हूँ। तो अब लाइट बंद कर रहे हैं ये वाली, और जल्दी से आपको दिखाता हूँ मैं, ध्यान से ऑब्जर्व करना कि वो जल्दी से बुझ जाएगी। और मैं ना चीटिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं फूक वूक नहीं मारूंगा बिल्कुल भी। गॉट इट। तो अब ये जो रिएक्शन है यही वाली हम लोग किसके साथ करके देख लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट के साथ में, Na2CO3 के साथ में। ये रहा Na2CO3 मेरे पास में। तो Na2CO3 लिया है हमने, और ये हमारा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी है। तो वही प्रोसेस सिमिलर जल्दी से फॉलो करेंगे। फुस करके एकदम से इकट्ठा हो जाता है सब कुछ। और इस बार भी गैस ज़्यादा शायद नहीं बनी, मुझे ज़्यादा महसूस नहीं हो रही, बट ठीक है, करके देखते हैं। देखो, समझे। तो देखो, अब देखो बोर्ड पे, ये मैं थोड़ा मिटा ही चुका हूँ यहाँ से सेकंड वाला जो टेक्निक थी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को चेक करने वाली, और कारण मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि और भी कोई गैस हो सकती है कि जो उसको बुझा दे। तो ये वाला हम बाद में देखेंगे, लेकिन इससे रिलेटेड एक चीज़ हमें हमारी एनसीईआरटी किताब में दे रखी है, और वो बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको यहाँ पर एक ऐसा क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो फ़र्क कर देता है एक वो बच्चा जो मेरिट में आ जाता है 2-3 नंबर या 10 नंबर ज़्यादा ला करके, और जो दूसरा बच्चा जो कम प्रतिशत बना करके रह जाता है। वो क्या है कि देखो क्या होता है, एक क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या होगा अगर हम अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको भेजें CaOH के विलयन में, तब क्या होगा। तो देखो एनसीईआरटी में एग्जैक्टली लाइन लिखी हुई है, अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर निम्न अभिक्रिया होती है।
क्या होता है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना बाद में, तो ये भी बनने लग जाता है अंदर, तो इसी से अभिक्रिया कर लेती है, और इसी से जो अभिक्रिया करके इससे और जल से, पानी से और जल से, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट और जल से अभिक्रिया करके देखो क्या बनाती है, यहाँ पे अजीब सी चीज बनाती है जिसको हम बोलते हैं CaHCO3 होल ट्वाइस। ये है हमारे पास में जल में विलयशील चीज है, ये जो भी है ना ये जल में घुलनशील है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे जल में घुलनशील। गॉट इट। वैसे विलयशील लिखा हुआ है, मैंने घुलनशील लिखा है, विलयशील कर देना इसको। तो CO2 H2O और ये जो तीन चीजें मिलकर के जल में विलयनशील। अब हुआ क्या इसका मतलब कि पहले आपको सफेद कलर दिख रहा था इसके कारण, लेकिन अब इसी ने और कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके ऐसा कुछ बना दिया जो घुल जाएगा पानी में। मतलब व्हाइट कलर जो है ना, जो दूधिया कलर आया वो वापस से गायब हो जाएगा, फेड हो जाएगा, इवेड हो जाएगा। ये चीज मैं आपको कह रहा हूं कि यार ये वाली मैं आपको करके जब दिखाऊंगा ना तो मैं इसको भी कोशिश करूंगा कि कवर कर दूं। तो अब मैं इसको हटा रहा हूं यहां से और अपन बढ़ रहे हैं 9th पॉइंट पे। तो देखो अब अपने पास 9th जो स्टेप है वो क्या है, हमारी एक अभिक्रिया का नाम है उदासीनीकरण अभिक्रिया, या इसको अपन बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। भाई न्यूट्रल होगा, अब न्यूट्रल आप समझते हो ना, प्लस और माइनस, मतलब ऐसे हो जाए +5 -5 0 न्यूट्रल। गाड़ी चालू तो कर दी लेकिन चल नहीं रही, तो अपन बोलते हैं घेर कौन सा है, न्यूट्रल है। मतलब चालू है लेकिन चल नहीं रहा है, बीच में फंसे हैं कहीं, तो यहाँ बीच में फंसने की बात हो रही है। अब ये क्या है, असल में अम्ल की और क्षार की परस्पर अभिक्रिया है, मतलब ये दोनों एक दूसरे से ही अभिक्रिया कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, 9th पॉइंट है ना, कॉमन बना लेना है। कॉमन इन द सेंस कि देखो मैंने भी क्या किया, लाइन हटा करके ऐसे एक ही बॉक्स में लिखना है इसको 9th को, क्योंकि दोनों के लिए सेम है। यहां बोलोगे अम्ल की क्षार से हो रही है, यहां बोलोगे क्षार की अम्ल से, मतलब एसिड की बेस से और बेस की एसिड से, तो दोनों की चलेगी सेम ही। तो होता क्या है, दोनों का ही जो इफेक्ट है ना वो खत्म हो जाता है। जैसे हमें एक एग्जांपल दे रखा है, किताब ने क्या एग्जांपल दे रखा है, हमें लेना है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लो, अब वो डाइल्यूटेड ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मान लो एक आपने क्या किया, NaOH जो हमारा क्षार है, बेस है, उसका भी आपने एक जलीय विलयन जो है सॉल्यूशन ले लिया। तो यहाँ इस केस में आपको क्या देखने को मिलता है, क्या बनेगा हमारे पास में, देखो ये मतलब मेरे को तो क्या याद सा ही हो गया है, छप सा गया है कि Na और Cl जहां दिखे ना तो वो नमक बना देंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टेबल कंपाउंड है, नमक को तोड़ना आसान नहीं है। तो ये नमक तो बनी जाएगा यहाँ पे, तो एक तो बना दो नमक। और क्या बनेगा, अब ये नमक भी कैसे रहता है वैसे तो एक्वस अवस्था में। दूसरा क्या बन सकता है यहाँ पे, देखो आप देखो कि यहाँ पे है हमारे पास में OH है और यहाँ पे है H है, तो मतलब H और OH मिलकर के पानी नहीं बना सकते क्या, तो यहाँ बनता है हमारे पास में पानी, वाटर, और ये है हमारा लिक्विड ही है फॉर्म में। तो इसको हम समराइज कैसे करें, इस रिएक्शन को अगर हम समराइज करना चाहें तो लिख सकते हैं हम लोग अम्ल मतलब एसिड प्लस बेस जो है क्षार जो है, वो दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, लवण और जल। अब इसके बाद इसके कुछ एक और उदाहरण है क्या हमारे पास में, तो एक आध उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं। जैसे एक उदाहरण है हमारे पास में HBr और NaOH का। क्या उदाहरण है, HBr हाइड्रोजन और ब्रोमीन का जो कंपाउंड है इसका, और दूसरा है हमारे पास में NaOH ले रहे हैं बिल्कुल, यहाँ पर भी NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस ही लिया है इसको भी अपन ने। तो देखो यहाँ भी क्या बनेगा हमारे पास में, तो एक तो आपको बनाना है लवण, तो लवण कैसे बनाओगे, Na और Br को जोड़ दो, बाकी तो पानी बन ही जाएगा आपके पास में। तो ये क्या बन जाएगा, NaBr प्लस और क्या बन जाएगा आपके पास में, H2O बन जाएगा। अब देखो यहाँ फिर बात वही आ गई, आप बोलोगे सर हमारे पास तो है ना फिर HCl की जगह H2SO4 भी हम तो कभी ले सकते हैं, वो भी तो अम्ल होता है। सर हम ना NaOH की जगह कोई और क्षार भी तो ले सकते हैं, KOH भी तो क्षार की तरह ही काम करता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, ले सकते हो, कितने सारे कॉम्बिनेशंस बना सकते हो, लेकिन मैं आपको बात घूम फिर करके वही बोलूंगा कि प्रॉब्लम किसके साथ है। प्रॉब्लम क्या है कि एसिड्स कुछ एक वीक होते हैं, कुछ एक स्ट्रांग होते हैं, वैसे ही बेस भी जो होते हैं क्षार वो भी कुछ एक कमजोर और कुछ एक प्रबल होते हैं, कुछ एक दुर्बल होते हैं। तो उनकी अभिक्रियाओं में क्या
चीज़ें ध्यान रखनी होती है, क्या चीज़ कब होती है कब नहीं होती है, ये हायर स्टडीज़ हैं। तो यहाँ मैं आपको रोक रहा हूँ इस चीज़ में कि भाई ये एग्जाम्पल है, और जो बुक में एग्जाम्पल होंगे वो तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा ही, लेकिन आपको अब जैसे एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूँ कि बुक में एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है। वो एक्सपेरिमेंट क्या है, हमें यूज़ करनी है फिनोफ्थलीन उसके लिए। तो फिनोफ्थलीन को हम लोग एक इंडिकेटर की तरह काम में लेते हैं। फिनोफ्थलीन, अब ये मात्रा वात्रा एक आध इधर उधर होगी, मेरे को पूरा भरोसा है इसमें, और इंग्लिश में लिखता तो मैं स्पेलिंग इधर उधर कर देता। तो फिनोफ्थलीन क्या चीज़ है समझो, एक कलरलेस है, मतलब जैसे पानी है ना अपना, कलरलेस सॉल्यूशन, पानी जैसा है, पानी को घोल। तो जो फिनोफ्थलीन है इसको अपने को लेना है, मान लो जैसे एक अपन ने टेस्ट ट्यूब ली और हमारे पास फिनोफ्थलीन है। फिनोफ्थलीन की क्या खास बात है, अम्ल में ये कलरलेस ही रहती है, जैसी है वैसी, और क्षार में इसका जो रंग है ना वो कैसा हो जाता है, पिंक हो जाता है, थोड़ा सा पिंक बदल जाती है। तो अब मान लो हमारे पास जैसे ये एग्जाम्पल दे रखा है किताब में, हमारे पास दो चीजें क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, NaOH है, ये क्षार है, ये हमारे पास में अम्ल है। तो हम अगर क्या करें, मान लो कि जो ये हमारा फिनोफ्थलीन है इसको ग्रीन से ही बना लेते हैं। मान लो यहाँ पे हमने यहाँ पे फिनोफ्थलीन डाल दी, थोड़ा सा सॉल्यूशन जैसा होता है, बताऊंगा मैं आपको। फिर इसके ऊपर से हमने मान लो इसमें क्या डाला, अम्ल डाला। अम्ल को मैं मान लो रेड से दिखा रहा हूँ, रेड कलर से। तो अगर मैं अम्ल डालूं तो कोई फर्क नहीं आएगा, इसका कलर जैसा है वैसा ही रहेगा। या अगर मैं क्या करूं, अम्ल की जगह पहले क्या डालूं, अम्ल की जगह मैं क्या करूं, पहले इसमें डालूं मैं क्षार। तो क्षार को मैं किस कलर से दिखा रहा हूं, ब्लू कलर से दिखा रहा हूं, मान लो ब्लू कलर से। तो इसको मान लो मैंने डाला यहाँ पे, तो क्या होगा, ओवरऑल जो सॉल्यूशन है इसका कलर कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। लेकिन अगर मैं फिर इसमें क्या करूं, ऊपर से अम्ल डालना चालू कर दूं और थोड़ा ज्यादा सा ही डाल दूं, डाइल्यूटेड ले रहे हैं भले HCl अपन, तो क्या होगा कि इसका जो ओवरऑल कलर है ना वो कैसा होने लग जाएगा, फीका पड़ने लग जाएगा। जो पिंक कलर है वो फिर से गायब होने लग जाएगा। मतलब इसमें से अपने को समझ में क्या आ रहा है कि जो एसिड है, जो अम्ल है, वो बेस का जो इफेक्ट है ना, इंपैक्ट है, जो असर है उसका, उसको कम कर देता है। या इसको आप ऐसे समझो कि जो क्षार है वो अम्ल का जो इफेक्ट है उसको कम कर देता है। और बनते क्या क्या है, हमारे पास में लवण बनता है, जल बनता है। ये रहा लवण और ये रहा हमारे पास में जल। तो देखो अब बात यह है कि अपनी ना वीडियो हो गई है लंबी, तो ये एक्सपेरिमेंट मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और शेयर करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है क्या। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।